आज भी मुझे वो भयानक रात अच्छे से याद है, जिस रात मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी थी और उस गलती के कारण मेरी जान लगभग जा ही चुकी थी। उस घटना के बाद मेरी जान कैसे बची थी वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जानता है। मेरा नाम सुजीत है और मैं एक पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। उस रात मैं उत्तराखंड के जंगलनुमा रास्तों से होकर अपना ट्रक लेकर गुजर रहा था और मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना था और वहां से कुछ जरूरी सामान पिकअप करके वापस उत्तराखंड लेकर आना था। जिस मालिक का ये काम था वो मालिक मुझे बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। खुशी खुशी मैं अपने ट्रक को ड्राइव करता हुआ उत्तराखंड के उन जंगलनुमा रास्तों से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक से जब मैं जंगलनुमा रास्ते से होकर गुजर रहा था तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। उस आवाज को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कानों को वहम हुआ है, क्योंकि वो आवाज मैंने सिर्फ एक ही बार सुनी थी। उसके बाद क्या था, मैंने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और अपना ट्रक चलाना जारी रखा। मुश्किल से मेरा ट्रक 200 मीटर और आगे आया था, लेकिन तभी अचानक से मुझे फिर से वही सीटी की आवाज सुनाई दी। उस सीटी की आवाज को सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जैसे ही वो सीटी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तब मुझे यकीन हो गया कि जो भी थोड़ी देर पहले सीटी की आवाज मैंने सुनी थी वो वहम नहीं था। सच में कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है जो सीटी बजा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये कोई चोर लुटेरों का कोई गैंग तो नहीं जो आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को लूटता हो और ये सीटी बजाकर उन्हें रोकने का एक चाल हो। और ये सोचकर मैंने अपने ट्रक की जो स्पीड थी उसे और बढ़ा दिया और वहां से जितना जल्दी हो सकता था निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन रास्ता कई किलोमीटर लंबा था और उस जंगलनुमा रास्ते को पार करने के लिए मुझे तकरीबन 10 किलोमीटर और ड्राइव करना था। उस जंगलनुमा रास्ते से निकलने के बाद मेरा ट्रक पहाड़ी सड़कों पर पहुंचा और वहां पर ड्राइविंग करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, खासकर रात के समय में। वहां पर आपके द्वारा की गई एक गलती आपकी जान को ले डूबती है और इसलिए वहां पर मैंने अपना जो ट्रक का स्पीड था उसे कम कर दिया और मैं बहुत संभाल कर अगल बगल देखकर अपने ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। तभी अचानक से जब मेरा ट्रक बीच पहाड़ी रास्ते पर था तब मुझे मेरे ट्रक के पास एक औरत आती हुई नजर आई। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नई नई शादी हुई थी। उसने ढेर सारे गहने पहने हुए थे और वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस औरत को इतनी रात को उस पहाड़ी रास्ते पर देखकर मुझे सबसे पहले तो यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही और इसलिए मैंने अपनी आंखों को 2-3 बार मीचते हुए देखा और जब मैंने मीचने के बाद देखा तो भी वो औरत वहीं पर खड़ी थी, जिसका साफ मतलब था कि वो औरत मेरा कोई वहम नहीं था। उसके बाद मेरे अंदर की जो इंसानियत थी वो जागी। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं बिना कुछ बोले वहां से अपना ट्रक लेकर निकल जाऊं या फिर उस औरत से पूछूं कि तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो। उस समय मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे भूत प्रेतों की बातें सिर्फ और सिर्फ बकवास लगती थी और इसलिए इंसानियत निभाते हुए मैंने उस औरत से पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? आपको किसी मदद की जरूरत है? उसके बाद
उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और पूछ लेता हूं। आपको मदद की ज़रूरत है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसके बाद भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं हैरान हो गया कि आखिर ये औरत कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि औरत गूंगी है और सुन नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पेशल लोग होते हैं जो ही ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। इसलिए मैंने हाथों से भी थोड़ा बहुत इशारा करके बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो जो औरत थी वो बस मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि आखिर इस औरत को यहाँ बीच पहाड़ी रास्ते पर छोड़कर जाऊं तो जाऊं कैसे। एक तो इसने इतना गहना पहना हुआ है, और अगर किसी भी गलत आदमी की ये हाथ लग गई तो बहुत कुछ भयानक हो सकता है। मेरे अंदर की जो इंसानियत थी वो मुझे गवाही नहीं दे रही थी कि उस औरत को मैं उस पहाड़ी रास्ते पर छोड़कर आगे बढ़ूं। इसलिए मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा और मैंने फिर से पूछने की कोशिश करी कि क्या बात है, आपको कहीं किसी मदद की ज़रूरत है? आप मुझे अपना भाई समझ के मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपका घर कहाँ पर है? उसके बाद उस औरत ने सीधा हाथ का इशारा करते हुए सामने की ओर देखने के लिए कहा, और मैं समझ गया कि वो औरत मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैंने उसके हाथ के इशारे की ओर देखा तो वो इशारा जंगल की ओर था और मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या आपका घर उस साइड में है? उसके बाद उस औरत ने हाँ में सर हिलाया और मैंने पूछा, ठीक है, आपके गांव का नाम क्या है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं और वहां पर आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? उसके बाद क्या था, उस औरत ने चुपचाप चलना शुरू कर दिया और उसने कुछ भी नहीं बोला। अब मेरे दिमाग में भी ये सवाल उठने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो मेरे ट्रक के आगे ही चल रही थी। मैं अपने ट्रक को नहीं चला सकता था क्योंकि वो बीच रास्ते में थी। इसलिए मैंने उस औरत का पीछा करना पैदल ही शुरू कर दिया और बार बार पूछने लगा, क्या हुआ, आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? आप मुझे अपने गांव का नाम बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उस औरत का पीछा करते करते उस जंगल में चला गया जहाँ पर वो अपने हाथ का इशारा करके मुझे देखने के लिए कह रही थी। उसके बाद जब मैं उस जंगल में घुसा तो बार बार मैं पूछे जा रहा था। अब मैं उस औरत का हाथ तो नहीं पकड़ सकता था क्योंकि वो गैर औरत थी और मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। अब बिना छोई आप किसी इंसान को कैसे रोक सकते हैं, आप खुद ही बताइए। उसी कश्मकश में मैं भी पड़ा हुआ था। बस मैं मुंह से बोले जा रहा था कि आप कहाँ जा रही हैं, आप मुझे बताइए, आपका घर कहाँ पर है। और ये बोलते बोलते तभी अचानक से मेरे जो ध्यान थे वो कहीं और गए और उसके बाद मेरे दिल की धड़कन मान लीजिए रुक सी गई। तेज हवाएं मुझे छूकर गुजरी, लेकिन उन हवाओं के छूने का मेरे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि मेरा शरीर एक बुत बन चुका था। मेरा ध्यान उस औरत के पैरों के पास चला गया था और मैंने देखा कि उसके पांव उल्टे थे। जब मैंने उस उल्टे पांव वाली औरत को देखा तब मैं समझ गया कि ये जिंदा तो नहीं हो सकती। और उसके बाद वहां से मैंने जैसे ही भागने की कोशिश करी तो वो औरत जो अभी थोड़ी देर पहले सीधी चली जा रही थी, उसके पांव रुक गए और अब मेरी जो रूह थी वो कांप रही थी। मैंने अपना मुंह दूसरी साइड करके उल्टा भागने की कोशिश करी, लेकिन मेरे जो पांव थे वो भारी होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पांव में किसी ने कई 100 किलो वजन बांध दिया हो और मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी मुझे मेरे कान में आवाज आई, पीछे कर देखो, पीछे मुड़ कर देखो, पीछे मुड़ कर देखो। जब मुझे ये आवाज सुनाई दी तब मेरी जो गर्दन थी
वो मेरे घुमाए से भी नहीं घूम रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि पीछे घूमते ही मुझे बहुत भयानक नज़ारा देखने को मिल सकता है। इसलिए बिना पीछे घूमे ही मैं बस आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारी पाँव होने की वजह से मैं मुश्किल से 5 या 6 कदम ही चल पाया और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। उसके बाद में मेरे पाँव जो थे उन्होंने जवाब दे दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया। जब मैं ज़मीन पर गिरा तब दर्द से मैंने पीछे मुड़कर देख लिया और वही नज़ारा मेरे जीवन का सबसे भयानक नज़ारा था। मैंने देखा कि वो औरत जो अभी तक मुझे बहुत सुंदर नज़र आ रही थी, उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ है, आँखें पूरी काली हैं और उसकी जो चोटी है वो बहुत लंबी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चुड़ैल हो। के बाद मैं वहीं ज़मीन पर ही घिसट घिसट के पीछे होने लगा और वो चुड़ैल अपने उल्टे पाँव के संग अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगी और ये नज़ारा इतना भयानक था जिसे मैं सहन नहीं कर पाया। उस चुड़ैल ने मेरी ओर देखकर एक डरावनी सी मुस्कुराहट की और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, ठंडी ठंडी हवाएं मुझे छू रही थी और मुझे धीरे धीरे होश आने लगा। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे सब कुछ बहुत कम नज़र आ रहा था। मैंने उठने की कोशिश करी और अपने पैरों पर बस खड़ा ही हुआ था, तभी मुझे चक्कर से आने लगे। पूरी दुनिया मानो घूमने से लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं ज़मीन पर फिर से धड़ाम से गिर गया और उसके बाद बेहोश हो गया। जब उसके बाद मेरी आंखें फिर खुली तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में एडमिट पाया, जहां पर मुझे खून की बोतल चढ़ाई जा रही थी। और उसके बाद वहां पर डॉक्टर आए। उन्होंने मुझसे कहा, तो तुम आ गए होश में? तुमने अपनी हालत क्या बना रखी थी? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? उसके बाद मैंने कहा, नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मैंने रात में देखा, जो कुछ भी मैंने रात में महसूस किया, क्या मैं उसके बारे में डॉक्टर को बताऊं या ना बताऊं। वैसे भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कोई भी मेरी बातों पर यकीन करेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद करके बस पड़ा रहा। जब मुझे एक बोतल खून की चढ़ी, तब जाकर मेरे शरीर में थोड़ा सा इधर उधर देखने की ताकत आई। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मुझे हुआ क्या है? मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस क्यों हो रही है? उसके बाद डॉक्टर ने कहा, कमज़ोरी नहीं होगी तो क्या होगा? तुम्हारे शरीर में ज़रा सा भी खून नहीं बचा था। ये तो भला मानो वहाँ से कुछ गुजर रहे लोगों ने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया, वरना तुम उस सड़क पे पड़े पड़े ही मर जाते। तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं था। ये तो हमारे ब्लड बैंक में तुम्हारे ब्लड ग्रुप का ब्लड मिल गया, वरना तुम्हारा अंतिम संस्कार ज़रूर हो जाता। ये सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले एक इलाज के चक्कर में डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे और उसमें से एक टेस्ट ब्लड टेस्ट भी था। और जब रिपोर्ट आई थी तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अचानक से मेरे अंदर खून की कमी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी मेरे लिए। और उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि मेरे बेहोश होने के बाद उस चुड़ैल ने मेरा सारा खून पी लिया और वो वहाँ से चली गई, वरना मेरा खून इतनी जल्दी शरीर से ख़त्म हो ही नहीं सकता था। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए कि जब भी मैं पहाड़ी रास्तों पर अपना ट्रक लेकर जाऊंगा तो बहुत सोच समझ कर ही कदम रखूंगा, क्योंकि कहाँ पर मुझे जिंदा मिले, कहाँ पर मुझे मुर्दा मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पहाड़ों में कई सारी आत्माएं भटकती रहती हैं, कौन सी आपसे कब टकरा जाए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
हम सभी जानते हैं दूसरों की मदद करना कितनी अच्छी बात होती है। जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं तो दिल को एक अलग सा ही सुकून मिलता है, और उसी सुकून को पाने के लिए कई सारे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो भी किसी भी हालत में। एक समय पर मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो एक पैर पर हमेशा खड़ा रहता था किसी की भी मदद करने के लिए। मैं कभी भी अनजान में और जानने वाले में भेद नहीं करता था। अगर मेरे सामने कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद ज़रूर करता था, और अगर मैं उसकी मदद करने में असमर्थ होता था तो एक बार ज़रूर प्रार्थना करता था भगवान से उसके लिए। अब आप मेरे बारे में सोचेंगे कि भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तूने ऐसा क्यों बोला कि तू उन लोगों में से था जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं? क्या तू अब लोगों की मदद नहीं करता? तो इसका सीधा सा जवाब है, मैं लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके घटने के बाद अब मैं किसी भी अनजान की मदद करने से पहले 2 बार जरूर सोचता हूँ। आज भी मुझे वो भयानक रात अच्छे से याद है। मैं हिमाचल प्रदेश से एक सेबों से भरा हुआ ट्रक लेकर निकला था। वो सारे सेब मुझे दिल्ली के फ्रूट मार्केट में डिलीवर करने थे, और इस काम के लिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम था। अब हिमाचल प्रदेश के रास्ते कैसे होते हैं उनके बारे में मुझे नहीं लगता आप सभी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश दिन के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन रात के समय वहाँ की जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी बन जाती है। जंगलनुमा रास्ते, पहाड़ी रास्ते एकदम हॉरर मूवी वाली वाइब देते हैं, और जो कोई भी हिमाचल प्रदेश से आता जाता रहता है उसे मेरी बातें सही ही लगेंगी। और उसके बाद मैं अपना ट्रक चलाई जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ट्रक चलाते चलाते मुझे तकरीबन रात के 12 बज गए थे, और मैं बिना रुके ट्रक चलाए जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था जितनी जल्दी मैं ये सारे सेबों को डिलीवर करूंगा दिल्ली में, उतनी ही जल्दी कोई अगला काम पकड़ पाऊंगा। इसलिए बिना रुके मैं ट्रक ड्राइव कर रहा था। तभी एक पहाड़ी रास्ते पर मैं देखता हूँ कि एक औरत खड़ी थी, और वो औरत दिखने में बहुत ही ज़्यादा लाचार और बेबस थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और उस औरत को देखकर मुझसे रहा नहीं किया। मैंने अपना ट्रक रोका और उस औरत से पूछा, क्या हुआ बहन जी, आपको कोई मदद की ज़रूरत है? जैसे ही ये बात मैंने कही तो वो जो औरत थी वो और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी, और मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये ऐसे यहाँ पर इतनी फूट फूट कर क्यों रो रही है? कहीं इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? मेरे मन में बहुत सारे गलत गलत ख्याल आने लगे, और मैंने कई बार पूछा, आप ठीक तो हैं? आपको हुआ क्या है? आपको 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 पानी चाहिए? मैं आपको पानी देता हूँ। आप सबसे पहले पानी पीजिए, उसके बाद थोड़ा दिमाग को शांत करिए, मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है। उसके बाद उस औरत ने मुझे उंगली से इशारा करते हुए खाई की तरफ देखने के लिए कहा। अब मैं हैरान हो गया कि आखिर ये औरत मुझे उस खाई की तरफ देखने के लिए क्यों कह रही है। और उसके बाद मैंने पूछा, क्या हुआ, कहीं उस खाई में आपका कोई अपना तो? उसके बाद उस औरत ने नामे सर हिलाया और उसने कहा, मेरा एक बहुत ज़रूरी सामान वहाँ नीचे की ओर गिर गया है, बस थोड़ा सा ही नीचे है, लेकिन मुझे नीचे देखकर बहुत डर लग रहा है। मैं उस सामान के बगैर अपने घर नहीं जा सकती। अगर मैं उस सामान के बगैर अपने घर जाऊंगी तो मेरे पति मुझे बहुत मारेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने उस औरत से उसके गांव का नाम पूछा, और मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूं। उसके बाद मैं उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। वो औरत मुझे उस खाई के पास ले गई, और उस औरत ने मुझसे कहा, ये देखो, यही नीचे मेरा बैग फंसा हुआ है। उस बैग में बहुत ही कीमती कागज़ है। वो कीमती कागज़ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप मेरी मदद करिए, उस बैग को निकाल दीजिए। अब मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में था कि आखिर उस खाई से कैसे कोई चीज़ जो है निकाली जा सकती थी। उसके बाद उस औरत ने मुझसे कहा, आप परेशान मत होइए, वो बैग जो है वो कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है, बस खाई से थोड़ा सा नीचे
एक झाड़ी टाइप है, वहीं पर वो फंसा हुआ है। अगर आप किसी बड़ी लकड़ी से उसे ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। प्लीज़ मेरी मदद करिए। उस समय उस औरत की मदद करने के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि मैंने अपनी जो बेसिक नॉलेज थी उसे भी खो दिया था। और उसके बाद क्या था, मैंने आसपास एक बड़ी लकड़ी की तलाश करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि अब जो भी है मदद तो करनी ही पड़ेगी, वरना ये बेचारी इतनी रात को अपने घर कैसे जाएगी। उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी लकड़ी लेकर आया और मैंने पूछा, क्या इससे निकल जाएगा? उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, आप खुद ही नीचे देख लीजिए। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लकड़ी से निकलेगा कि नहीं। उसके बाद क्या था, मैं एकदम हीरो बनके तुरंत खाई के पास चला गया। अब मैं अपने आप को दूध से धुला हुआ तो नहीं कहूँगा, मेरी भी थोड़ी सी नीयत खराब हो गई थी उस लड़की के लिए। वो लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता था। उसके बाद उस लकड़ी से उस लड़की का जो बैग था उसे मैं निकालने की कोशिश करने लगा। और मैं निकालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। मुझे पीछे से किसी ने उस खाई में धक्का दे दिया और जैसे ही मैं उस खाई के अंदर जा ही रहा था, तभी मैंने उसी झाड़ को पकड़ लिया जिस झाड़ में उस लड़की का बैग फंसा हुआ था। और उसके बाद मैंने ऊपर की ओर देखा, तब मुझे नजर आया कि जिस औरत को मैं इम्प्रेस करना चाहता था वो औरत कोई जिंदा औरत नहीं थी, बल्कि मरी हुई एक चुड़ैल थी जिसका काम था आते जाते लोगों को बहला फुसला के उस खाई में फेंकना। उस औरत के जो शरीर के सारे अंग थे वो सफ़ेद पड़ गए, मुंह एकदम काला हो गया और वो मुझे देखकर हंसते हंसते ताली पीट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कितना मज़ा आ रहा हो और उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मुझे मानो चक्कर से आ गए। लेकिन अगर मैं गलती से भी उस झाड़ को छोड़ देता तो पक्का मेरा मरना तय था। तभी वो जो मरी हुई चुड़ैल थी वो हंसते हंसते तालियां पीटते हुए मेरी आंखों के सामने ही हवा की झोंके की तरह वहां से उड़कर कहीं गायब हो गई। और उसके बाद मैंने जैसे तैसे पहाड़ का जो वो हिस्सा था जहां मैं फंसा हुआ था झाड़ियों पर, उसे पकड़ पकड़ के जैसे तैसे मैंने ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू कर दी और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर ऊपर आया। उसके बाद मैंने हाथ जोड़े भगवान की ओर कि हे भगवान, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कोई भी मासूम दिखने वाला व्यक्ति मासूम नहीं होता और कभी कभी तो वो इंसान ही नहीं होता। ये सीख मुझे मिल गई थी। उसके बाद हाफता हुआ डरता हुआ मैं अपने ट्रक में जाकर बैठ गया और ट्रक को स्टार्ट किया। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा था तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे मेरा हाथ वाइब्रेशन मोड पर हो। और उसके बाद जैसे तैसे मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जैसे ही मैं सीट पर बैठा ही था तो मुझे अजीब अजीब महसूस होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे सीट पर कुछ गीला गीला है। और मैंने नीचे की ओर ध्यान डाला तो मेरी पूरी पैंट जो है वो पेशाब से गीली हो गई थी और वो मैंने ही करी थी। डर के मारे मेरे अंदर इतना ज़्यादा खौफ जो था वो भर गया था उस खाई में लटकने के बाद। उसके बाद मैं जैसे तैसे वहाँ से निकला और मैंने कान पकड़ लिए कि अब किसी की भी मदद करने से पहले 2 बार सोचूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते?